हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है और आज हम बात करेंगे कि रिसेंटली आईआईटी दिल्ली एक स्टडी कंडक्ट करवा रहा है कि कितनी इसकी फीजिबिलिटी है कि आर्टिफिशियल रेन हो सकती है दिल्ली में पॉल्यूशन को फाइट करने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ रही है। तभी बोल रहे हैं कि इसकी एक पहले स्टडी करवानी पड़ेगी और क्या ये सही में एक स्ट्रैटेजी बन सकती है एयर पॉल्यूशन को फाइट करने में, क्योंकि इंडिया में कई जगह ऐसा हुआ है और काफ़ी जगह तो सक्सेसफुल भी रहा है, लेकिन वो ज़्यादातर ड्रॉट को फाइट करने के लिए हुई है, लेकिन कोई ऐसे एकदम विंटर्स में स्पेसिफिकली और वो भी एयर पॉल्यूशन को फाइट करने के लिए ऐसी कोई स्टडी भी नहीं है और ना कभी हुई है। तभी अलग अलग एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इसकी फिजिबिलिटी पहले हमें चेक करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको आज यही बात करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है और क्या बेसिकली ह्यूमंस हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वेदर को भी, और कैसे कितनी पहले से ये स्टार्ट हुआ उसी की पूरी हिस्ट्री आज जानेंगे। तो प्लीज़ आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर सबसे पहली बात करें तो आर्टिफिशियल रेन के जानने के लिए आपको क्लाउड्स जानने पड़ेंगे कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और बेसिकली इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपने यही तो सुना होगा, लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं उसमें बेसिकली वाटर वाटर वेपर के होते हैं, वो थर्ड फॉर्म होता है। और इसके अगर 3, तो अगर सबसे पहले क्लाउड्स की बात करें तो इसके 3 फॉर्म्स हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और गैस मतलब वाटर वेपर, सॉलिड मतलब आपका आइस और वाटर लिक्विड मतलब वाटर। अब ध्यान से आप समझना कि जो लिक्विड होगा, मतलब लिक्विड से वाटर से आइस में जाने के लिए उसको बोलेंगे मेल्ट, फ्रीज हुआ। और आइस से वाटर में जाने के लिए वो होगा मेल्टिंग। और दूसरा, अब यही को आप वाटर से लेके वाटर वेपर में जाने के लिए इवेपोरेशन या वेपराइजेशन बोलेंगे, और उससे वापस जाने के लिए उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। और ये वर्ड आप बहुत याद रखना, क्योंकि कंडेंसेशन का इस वीडियो में बहुत ज़्यादा दोबारा दोबारा रिपीट होगा। और अगर इसके बारे में बात करें आगे कि जैसे तो क्लाउड्स बनते हैं, अब उसमें रेन कैसे होती है, वो बेसिकली होती है नीचे स्टार्ट होते हैं बेसिक जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है सरफेस के लेवल पे, तो उससे जो होती है हवा, हमारी डेंसिटी वो बढ़ जाती है और उससे ऊपर राइज होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो सारे अट्रैक्ट करते हैं क्लाउड्स में, और जो उनमें जो होते हैं वाटर न्यूक्लियाई, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो आपस में मर्ज करना स्टार्ट कर देती है, कोलाइड करना स्टार्ट करती है। उससे वो और ज़्यादा बड़ी बननी शुरू हो जाती है और तब जाके बारिश होती है या रेन बहुत भयंकर होती है। उसी को बोलते हैं पूरी तरीके से रेनफॉल। अब इसमें भी कैटेगराइजेशन होती है कि क्लाउड्स भी, इसमें भी 2 तरह के होते हैं कि कैसे स्नोफॉल और एक ही तरफ रेनफॉल भी हो सकती है। उनमें क्लाउड्स के एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा माउंटेनियस रीजन्स में रहते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई क्लाउड्स होते हैं, यानी कि उनकी बाउंड्री लाइन बहुत ही क्लियर कट नहीं होती, और उनका जो डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा लाइट होती है। और उसके बाद जो नीचे आप आ जाओ कि एकदम प्लेन एरिया जैसे कि दिल्ली या और अलग-अलग सिटीज़ में, वहाँ पे जो बाउंड्री लाइन होती है वो बहुत क्लियर कट होती है। लोअर एल्टीट्यूड होता है, उनकी जो डेंसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, ताकि वो बार-बार इतनी ज़्यादा कोलाइड कर के वो बड़ी-बड़ी ड्रॉपलेट्स, और जब बिल्कुल तरीके से वो उसमें इतनी ज़्यादा बड़ी-बड़ी ड्रॉपलेट्स हो जाती है न्यूक्लियर वाटर, उसके बाद रेनफॉल या बहुत ज़्यादा बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसमें भी डिपेंड करता है कि अगर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड पे क्लाउड्स हैं बहुत उनकी जो क्लियर बाउंड्री लाइन्स नहीं है, उसके बाद वहाँ पे जाते होती है स्नोफॉल। और इसी को बोलते हैं कि जब आपका एक ठंडी जगह पे होगा तो वहाँ पे हेल स्टॉर्म भी आ सकता है, यानी कि ओले पड़ सकते हैं, क्योंकि जब वो नीचे आने लगेगा तो वो बर्फ बनना शुरू हो जाएगा पानी, और वहीं पे अगर गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा। लेकिन जो अब अगर आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे बादल बनते हैं, कैसे वो अट्रैक्ट करता है पानी, और साथ में कैसे स्नो स्टॉर्म और हेल स्टॉर्म यहाँ तक कि रेनफॉल होती है। लेकिन अगर इसको और ज़्यादा डेप्थ में कि आर्टिफिशियल रेन का आइडिया कैसे आया, इसके लिए एक वर्ड आता है सेरेंडिपिटी। इसका मतलब होता है कि बाय चांस बन जाना। आप कुछ करना कुछ और चाहते हो और हो कुछ और जाता है। तो इसलिए एक डॉक्टर विजय शेफर्ड, जो कि यूएस के एक केमिस्ट और मीटेरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक एयरक्राफ्ट आइसिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहीं पे बाय चांस ये आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। बेसिकली वो एक बहुत बड़े कोल्ड बॉक्स को ले रहे थे और उसमें अपनी ब्रेथ जो होती है, स्मोक को बार-बार, कोल्ड स्मोक को डाल रहे थे और उससे फिर वो पंप आउट कर रहे थे कि कैसे ये हो सकता है स्पीड अप। लेकिन जैसे ही वो करने लगे तो उन्होंने नोटिस करा कि बहुत ज़्यादा जो न्यूक्लियाई हैं वो
बहुत बड़े होने लगे और उनको उससे आइडिया आया कि मैं बहुत और ज्यादा इसको ठंडा करने की कोशिश करता हूँ, और ज्यादा बेसिकली एक सरफेस देता हूँ इसको और ठंडा भी करता हूँ। तो उन्होंने फिर ड्राई आइस को यूज करा। ड्राई आइस आपको पता होगा जैसे सॉलिड फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये रेफ्रिजरेशन और कूलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। साथ में ये सिर्फ़ -78 डिग्री पे ही एग्ज़िस्ट करती है। तो जब ये उन्होंने डाला तो उन्होंने देखा कि एकदम ही वो हैरान परेशान हुए कि ये कैसे, मतलब कि जो स्पीड अप था प्रोसेस का, वो इतना ज़्यादा हो गया, इतनी जल्दी जो वाटर न्यूक्लियाई थे वो इतना ज़्यादा बनने लगे, टाइनी ड्रॉपलेट्स होने लगी। उसी से उन्होंने फिर इसको ट्राई करा कि क्यों ना मैं, तो वो प्लेन में लेके माउंट ग्रेलॉक जो कि यूएस में न्यूयॉर्क शहर में है, वहाँ पे उन्होंने गए और उन्होंने प्लेन से 2.5 किलो ड्राई आइस फेंकी बादलों के ऊपर। तो सही में ऐसा यही हुआ कि ड्राई आइस जैसे ही फेंकी तो उसके बाद वहाँ पे माउंट ग्रेलॉक में बारिश होने लगी। तो मतलब वो सक्सेसफुल हो गया था कि बनाना तो कुछ और चाहते थे लेकिन बन कुछ और गया। और उसके बाद से ही इसके ज़्यादा और ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू हो गई। और उसके बाद 1948 में डॉक्टर बर्नार्ड यूनगॉट ने, जो यूएस के ही थे, वो भी एक अमेरिकन केमिस्ट, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको एक एडवांस, लेकिन बार-बार ड्राई आइस से नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना हम इसको एक सरफेस प्रोवाइड कर दें, क्योंकि रेन जब भी अट्रैक्ट होती है तो वो एक सरफेस होता है। लेकिन अब आप बोलोगे हवा में कौन सा सरफेस हो गया, वो होता है एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स यानी कि डस्ट के पार्टिकल्स। तो वो सॉलिड या लिक्विड होना चाहिए, गैस का कोई भी फॉर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद ही वाटर वेपर है तो गैस से नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा कि सॉल्ट प्रोवाइड करें, यानी कि सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के। तो उन्होंने सोचा कि ये जो बहुत ही महंगा प्रोसेस भी है, जो प्लेन से होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा और ये फ़ीज़िबल नहीं है लॉन्ग टाइम में, या बड़ी-बड़ी अगर इसको सरफेस एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना है, तो ये फ़ीज़िबल नहीं है। तो उन्होंने फिर रॉकेट्स में करा, रॉकेट्स को बेसिकली लोड कर दिया सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से लेके, और ये बिल्कुल सक्सेसफुल है क्योंकि ये सरफेस प्रोवाइड करा। आप ऐसे सोचो कि जब आप बहुत ज़्यादा, आप जब बाथरूम में नहाते हो, अगर कहीं जगह ये को ग्लास के डोर्स होते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि स्मज सा आ जाता है। तो वही होता है कि कैसे वो सरफेस प्रोवाइड करता है पानी, वाटर वेपर को पानी में मेल्ट होने के लिए। और इस बेसिकली कंडेंसेशन का सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है, या जब ठंड होती है तो आप अंदर से देखते हो कि जो आपकी विंडोज़ होती हैं, उनमें पानी-पानी, नीचे से पानी-पानी रिसना शुरू हो जाता है, या कार में भी होता है ऐसे। तो वो इसलिए होता है कि जो कंडेंसेशन का सही एग्ज़ाम्पल है कि उनको सरफेस मिल गया है, तो सॉलिड होना चाहिए या लिक्विड होना चाहिए। जैसे कि बाथरूम में, विंडोज़ पे, तो वो सारा सरफेस हो गया लिक्विड। आपका ग्लास हो गया, वो हो गया, सारे सरफेस हो गए, वो सॉलिड हो गए। उसी से पता चलता है कि ये बिल्कुल उनके सही था कि इन्होंने और ज़्यादा एडवांस कर दिया। और फिर इसको जो सही में सबसे पहली बार यूज़ करा था थाई किंग 1955 में, उन्होंने एक रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट इस्तेमाल करा। उन्होंने जन बेसिकली रॉकेट्स में लॉन्च करा ऐसे सिल्वर आयोडाइड बहुत बड़ी अपनी ड्रॉट को संभालने के लिए, और वो सक्सेसफुल भी हुआ क्योंकि वहाँ पे क्लाउड्स थे लेकिन वो बरस नहीं रहे थे। तो जैसे ही इन्होंने सिल्वर आयोडाइड के रॉकेट्स फायर करे हवा में, तो वो सक्सेसफुल हो गया। और उसके बाद ये अब तक कन्फर्म रहता है कि मतलब एकदम ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही पेट प्रोजेक्ट है थाईलैंड गवर्नमेंट का। जब भी कोई भी उनको कंट्रोल करने होते हैं ड्रॉट्स, या बहुत ज़्यादा एक जगह से पानी रोकना होता है, तो ये करते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ बात सोचनी पड़ती है कि अब इसके बाद लगा कि हम क्या, मतलब भगवान हो गए कि हम वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो क्लाउड सीडिंग, या इसको क्योंकि एक क्लाउड सीडिंग बोलते हैं, बेसिकली आपने क्लाउड के अंदर एक सीड्स डाले, वो भी एक सॉल्ट के, तभी बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम दिया क्लाउड सीडिंग। लेकिन ये इतना ज़्यादा आप इसको ला नहीं सकते, क्योंकि पहले उस एरिया में या तो बादल होने चाहिए, हम इससे उन बादलों की क्वांटिटी और बेसिकली अमाउंट, वॉल्यूम एंड अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें पहले से ही क्लाउड्स हैं लेकिन हमें अब बरसने चाहिए वो, या अभी नहीं तो थोड़े टाइम के बाद बरसने चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि आप कैसे इसको, रेन को रोक भी सकते हो या आप पहले करवा सकते हो। उसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स। जब बीजिंग में कन्फर्म था कि जिस दिन उनकी ओपनिंग सेरेमनी है, और चाइना ने इतनी मेगा ओपनिंग की तैयारी कर रखी थी, तो उनको कन्फर्म था कि यहाँ पे बारिश होगी, तब उन्होंने भी रॉकेट्स का इस्तेमाल करा था सिल्वर आयोडाइड को लेके, और वो भी सक्सेसफुल हुआ था। उन्होंने पहले ही वहाँ पे बारिश करवा दी थी, और उनकी जो सेरेमनी थी वो बिल्कुल सही हुई और एकदम बढ़िया हुई। इसीलिए कि क्योंकि वहाँ पे क्लाउड्स थे, पहले ही उम्मीद थी कि यहाँ पे हो सकती है बारिश, उन्होंने उसको जल्दी कर दिया, उसको स्पीड अप कर दिया ताकि वो पहले ही हो जाए, ना कि बाद में हो, जो कि नॉन नेचुरल प्रोसेस है। तो आप यही कर सकते हो, इससे आप कोई भगवान नहीं बन गए कि आपने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया।
वेदर को कि बिल्कुल आपने मतलब एकदम प्रिसाइज पिन पॉइंट, इसमें भी एक्यूरेसी और प्रिसीजन चाहिए होता है, ताकि आप कहाँ पे इसको रॉकेट्स फायर करोगे, या अगर एयरक्राफ्ट से बहुत जगह हुआ है तो कितना ज़्यादा उसकी कॉस्ट और कैसे आप सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि उसकी एक्यूरेसी, प्रिसिशन, उसकी वेदर कंडीशंस क्या हैं। तभी जब बोलते हैं कि दिल्ली में क्या ये सही में सस्टेनेबल ऑप्शन है, तो सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना है, क्योंकि ड्रॉट्स के टाइम पे तो बहुत हुआ है लेकिन विंटर्स में कभी नहीं हुआ, और दूसरी बात पहली बार एयर पॉल्यूशन को सही में मिटिगेट करने के लिए क्या ये स्ट्रैटेजी सही रहेगी, तो वो भी उसकी भी कोई हमारे पास साइंटिफिक स्टडी नहीं है। तभी बोल रहे हैं कि इतना, और अगर इसके बारे में बात करें, इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग कोई इफेक्ट्स तो अभी तक नहीं देखे गए, यानी कि कोई हेल्थ, कोई इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स नहीं देखे, क्योंकि जो इसमें सिल्वर आयोडाइड होता है या पोटेशियम आयोडाइड हम डालते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड होता है, यानी कि 50 माइक्रोग्राम्स पर लीटर के हिसाब से डलता है, तो वो इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता, कोई भी इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्या इसको कभी इररिस्पॉन्सिबली यूज़ करा है कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस तरीके से कहीं पे भी बारिश लाने के लिए, कहीं पे भी किसी को बाढ़ लाने के लिए, तो ऐसा एक बार हुआ है, सिर्फ़ एक ही बार हुआ है, और उसको बोलते हैं मीटरोलॉजिकल, वर्ल्ड का फर्स्ट मीटरोलॉजिकल अफेयर था। जब वियतनाम वॉर चल रही थी तो यूएस ने नॉर्थ वियतनाम पे ऑपरेशन पॉपॉय के अंडर करने की कोशिश करी, और उन्होंने सक्सेसफुली कर भी दिया था। उन्होंने भी ऐसे एयरक्राफ्ट के थ्रू सिल्वर आयोडाइड छिड़का था पूरे उनके एरिया में, बेसिकली नॉर्थ वियतनाम के ऊपर, और वहाँ पे बारिश आ चुकी थी और कई लोगों की डेथ हो गई, उनके सप्लाईज कट गए, और वो बेसिकली पूरी तरीके से जाम हो गई। उन्होंने बोलता मेक मड, उनका मोटो था मेक मड नॉट वॉर, तो उससे वो हो गया था। लेकिन उसके बाद वो तो सबसे पहला एग्जाम्पल ऐसा यही है कि मिसयूज करने का, वो भी यूएस ने करा था वियतनाम वॉर में, ऑपरेशन पोपॉय के अंडर, जब उन्होंने मीटरोलॉजिकल वॉरफेयर इसको पूरी तरीके से अंजाम दिया था। और बाकी इसका बहुत ही ज़्यादा रिक्रिएशनल यूज़ भी होता है, जैसे कि बीजिंग करता है, कई बार दुबई ने भी करा है ऐसे, क्योंकि उनको भी ड्रॉट को संभालने के लिए, या बहुत ज़्यादा अगर अरेबियन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज भी ऐसा कोशिश कर रही हैं अलग अलग कंट्रीज में। और या फिर एक फ्रांस की एक कंपनी है, वो बोलती है कि अगर आपकी मान लो वेडिंग है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और उस टाइम उस जगह पे अगर आपको लग रहा है, या जो वेदर उस टाइम पे कंडीशंस है कि बारिश हो सकती है, तो अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपए हैं, तो आप उसको या तो पहले करवा दो या बाद में, तो आप उसको पहले भी करवा सकते हो या बाद में भी, तो इससे पता चलता है कि ये कई जगह रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। तो ये थी पूरी आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग की पूरी इतिहास, और कैसे ये दिल्ली में अभी फीजिबल होगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही पता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये हेस्ट में नहीं कर सकते, कई सारे अप्रूवल फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ये कितनी ज़्यादा एक लॉन्ग लेंदी और कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो मैं आपको पूरी बताई। इसका कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी सजेशंस हो, तो प्लीज़ पुट इन द कमेंट्स, एंड आल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो, एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।